अभी कुछ ही दिनों पहले एवी लोब की रिसेंट स्टडी सामने आई थी। इसमें कुछ हार्वर्ड के कंट्रोवर्शियल साइंटिस्ट थे और कुछ ऐसे जो अक्सर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से जुड़े कई एक्सप्लेनेशन देते आ रहे हैं, लेकिन अब वे वास्तव में ओमुआमुआ के कारण फेमस हो गए हैं, जो उन्होंने इसेंशियली प्रपोज्ड किया है। माना जाता है कि ये किसी प्रकार का एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्राफ्ट या फिर किसी और सोलर सिस्टम का सोलर सेल है। आप जानते ही हैं कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, लेकिन हाल ही में एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट आमिर ने ये मीटियोराइट कैप्चर किया। ये मीटियोराइट एक इंटरेस्टिंग मीटियोराइट है जो पृथ्वी पर कहीं गिरा था, जिसे फिर से रिट्राइव करने का निश्चय किया गया था। लेकिन लगता है कि टेक्निकली ये एक मीटियोर था, क्योंकि शायद ये वायुमंडल के ऊपर ही एक्सप्लोड हो गया था और केवल अपने छोटे टुकड़े छोड़ गया जो हमारे प्लेनेट पर गिरे। और उसी जगह से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। ये पैसिफिक में उतरा था। मैं इसे कंट्रोवर्सी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लू और उनकी टीम पूरी तरह से कन्विंस थे कि ये कहां पर लैंड हुआ है, और फिर उन्होंने समुद्री तल से कुछ फ्रैगमेंट्स पाने के लिए एक अभियान शुरू किया। उनकी रिसर्च के अनुसार यहाँ कुछ गोलाकार चीजें मिली जिनकी कंपोजिशन काफी अनयूजुअल थी। रिसर्च पेपर में एवी लोब स्पेसिफिकली ये बताता है कि रिसर्चर्स का ये मानना है कि ये चीजें संभावित रूप से किसी प्रकार की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस से आई हैं। आज मैं कुछ अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं जो हमें बताते हैं कि ये शायद कम्प्लीटली इनकरेक्ट हो सकता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद हम गलत जगह पर देख रहे हों, और हो सकता है कि उन्होंने जगह को लोकेट करने का प्रयास करने के लिए उपयोग किए गए कुछ भूकंपीय डेटा की पूरी तरह से गलत व्याख्या की हो। आज हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की डिस्कवरी पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्पेसिफिकली हम रिसेंट स्टडी और पिछले कुछ महीनों में प्राप्त डेटा के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो बेसिकली इन स्फीयर रूल्स को क्लैरिफाई करते हैं। ये स्फीयर रूल्स एक तरह का ह्यूमन पॉल्यूशन है और इन डिस्कवर्ड स्फीयर रूल्स का किसी पर्टिकुलर मीटियोर से कोई संबंध नहीं है। तो पहले हम इन अनयूजुअल स्फीयर रूल्स के बारे में जान लेते हैं और आखिर ये एलियन टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। आइए एवी लोब्स के ओरिजिनल पेपर का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करते हैं। पेपर जो मीटियोर्स को लोकेट करने के लिए पूरी तरह से भूकंपीय डेटा पर बेस्ड है। अब बात यह है कि प्लेनेट पर बहुत सारे मीटियोर्स एंटर करते हैं, जिनमें से कुछ सीसीटीवी कैमरास कैप्चर कर लेते हैं और कभी कभी इनकी लोकल न्यूज भी बन जाती है। लेकिन असल में ये एक एवरीडे होने वाली घटना है। प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में मीटियोर्स प्रवेश करते हैं और अक्सर अपर एटमॉस्फेयर में एक्सप्लोड भी हो जाते हैं। इनके एक्सप्लोजन से एटमॉस्फेयर में काफी वाइब्रेशन भी होती है। ये हाई एम्पलीट्यूड की इंफ्रासाउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये काफी लाउड बूम प्रोड्यूस करते हैं, जिसे प्लैनेट पर मौजूद डिटेक्टर्स के द्वारा आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। इसमें साइज्मिक डिटेक्टर भी शामिल हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है चेलियाबिंस्क मीटियोर जो 2013 में गिरा था। यहाँ आप कई स्टेशंस देख सकते हैं जहाँ इसके बूम को डिटेक्ट किया गया, और ये हमें पिन पॉइंट करने की सुविधा प्रदान करता है कि ये मीटियोर कहाँ लैंड हुआ। बेसिकली इसकी खोज 2013 में इसी तरह हुई थी, लेकिन कई मीटियोर्स आमतौर से ओशन में लैंड करते हैं और इसलिए उनसे सैंपल्स कलेक्ट करना प्रैक्टिकली असंभव है। लेकिन इस केस में ये मीटियोर थोड़ा स्पेशल है। ये काफी तेज गति से सोलर सिस्टम में आया था। ये डिबेटेबल हो सकता है क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी और स्टार सिस्टम या फिर किसी दूसरे सोलर सिस्टम से नहीं बल्कि ओट क्लाउड से आया था, और ये सामान्य से कुछ ज्यादा तेजी से मूव कर रहा था। और इसी एक्स्ट्रा सोलर नेचर के कारण इस एक्सपेडिशन को ऑर्गेनाइज किया गया था और कई सेंसर्स के द्वारा एटमॉस्फेयर के वाइब्रेशन को डिटेक्ट किया गया। कुछ सेंसर्स इसे सुनने में सक्षम थे, लेकिन एवी लोब स्टडी के लिए सिर्फ एक का उपयोग मानस आइलैंड के बहुत करीब किया गया। इन सभी स्टेशन के डेटा को एनालाइज करके रिसर्चर्स ने कुछ अजीब पाया। सरप्राइजिंगली किसी दूसरी चीज की तुलना में ये डेटा बेहद प्रिसाइज था। ये डेटा पहले कभी देखी गई किसी भी चीज की तुलना में कहीं ज्यादा प्रिसीजन के साथ था और किसी भी दूसरे स्टेशन की तुलना में कहीं ज्यादा प्रिसाइज था। लेकिन फिर भी रिसर्चर्स ने पता लगाने के लिए एक पॉइंट का उपयोग किया कि ये मीटियोर कहाँ लैंड हुआ है। ये लोकेशन इस एरिया में दिखाई दे रही है। ये बहुत एक्यूरेट था, लेकिन सिर्फ एक स्टेशन के लिए ये वास्तव में बहुत छोटा लैंडिंग एरिया था। इस रिसेंट स्टडीज के रिसर्चर्स ने सेंसर्स पर एक नजर डाली और कुछ ऐसा पाया जो दूसरे सेंसर से डेटा को नहीं जोड़ रहा था। ये थोड़ा सा अलग था और इसलिए उन्हें रियलाइज हुआ कि शायद वे पूरी तरह से अलग चीज पर नजर रखे हुए थे। वे गूगल मैप पर गए और ये पता लगाने की कोशिश की कि वास्तव में क्या था।
काफी डीप रिसर्च से पता चला कि शायद ये स्टेशन के बगल वाली सड़क पर ही कुछ था, क्योंकि इस मैटर में सिग्नल ने टाइम के साथ साथ डायरेक्शन बदल ली थी, जैसे कोई चीज सड़क पर चल रही थी, और ये सीधे तौर पर साइज्मिक डेटा से मेल खाता मालूम हो रहा था। इस पेपर के रिसर्चर्स ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये शायद एक भारी ट्रक था जो यूजुअल ट्रक की आवाज निकाल रहा था। इसके अलावा कोई सिग्नल शामिल नहीं था जो हम नॉर्मली मीटियोर से उम्मीद करते हैं, और ये बताता है कि वह लोकेशन पूरी तरह से गलत थी, लेकिन दूसरे स्टेशंस के माध्यम से वे एक नई लोकेशन पर काम करने में सक्षम थे, और ये वही है जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये लगभग 106 मील दूर है जहां से एवी लोब अपने अभियान को संचालित कर रहा था, और इस अभियान के द्वारा डिस्कवर्ड सैंपल से अधिक संभावना बिल्कुल नहीं है कि ये किसी मीटियोर से रिलेटेड है। अब अगला सवाल ये है कि आखिर उन्हें क्या मिला था, ये स्ट्रेंज स्फीयर रूल्स क्या हैं? हाल ही में स्टडी में शामिल साइंटिस्ट से प्राप्त डेटा में उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये ज्यादा संभावना है कि ये ह्यूमन पोल्यूशन लोकल माइनिंग का परिणाम है, और अपने ईमेल में उन्होंने लैरी डोयल के 1976 के पेपर के बारे में बात की है, जिसमें ब्लैक मैग्नेटिक स्फीयर के बारे में बात की गई है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरता है। यहाँ रिसर्चर्स बायोलॉजिकल मैटर खोजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने बंच ऑफ स्फेरूल्स को डिस्कवर किया जिसने उनके एक्सपेरिमेंट को खराब कर दिया। इससे कंक्लूजन ये निकला कि इनमें से कई अनयूजुअल स्फेरूल्स जो आमतौर पर मीटेओराइट डस्ट की तरह प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में एक प्रकार का कोल ऐश या एक प्रकार का माइनिंग पॉल्यूशन है, या कभी कभी पावर प्लांट में कोयले जलने से निकला बाय प्रोडक्ट जो आउटर एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजों के साथ मिल जाता है और पृथ्वी पर बरसने से पहले सैकड़ों किलोमीटर ट्रैवल करता है और फिर ये कहीं ओशन में जमा हो जाता है। मुझे लगता है कि कुछ अर्थों में एवी लोब सही था। ये टेक्नोलॉजी की एक साइड है, कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत ही टेरेस्ट्रियल है। इस अर्थ में ये बहुत ही मानवीय है। ये किसी भी प्रकार के कोयला उत्सर्जन या ह्यूमन माइनिंग से संभावित रूप से बचे हुए पदार्थों का संकेत है। तो ये एक विशेष स्टडी है जो कई लोगों को बहुत कुछ सिखाने में सफल रही है। एवी लोब और उनकी टीम को सच में कई किलोमीटर की गहराई पर किसी प्रकार के कोल प्लांट से इमिशन के संकेत मिले जो प्रशांत महासागर के बीच में है, और ये वास्तव में माइंड ब्लोइंग है। ये सब तल में छोटे कणों में बदल जाता है जो दूसरी तलछटों के माध्यम से दिखाई देता है, और ये सब फ्यूचर इंटेलिजेंट स्पीशीज के लिए बहुत सारे सवाल खड़े करेगा। तो उनके सामने ये सवाल रहेगा कि ये संकेत किसने छोड़े और वे वास्तव में क्या कर रहे थे। तो इसलिए इस ओवरऑल डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि ऐसा लगता है कि सड़क पर कहीं बहुत तेज आवाज वाला ट्रक साइज्मोमीटर के बहुत करीब से चल रहा था जो पपुआ न्यू गाइनी में मानस आइलैंड के बहुत करीब था। रिसर्चर्स पूरी तरह से गलत लोकेशन पर मीटेओराइट को खोज रहे थे, और जो उन्होंने पाया वो बेसिकली पिछले कुछ दशकों में हुई ह्यूमन एक्टिविटी के साइन थे, जो टेक्नोलॉजिकली अपने आप में एक पूरी न्यू स्टडी डिजर्व करता है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे जिन्होंने ये पेपर पब्लिश किया। मुझे ये काफी फैसिनेटिंग लगा। ये हमें एक्स्ट्रा साइंस और बहुत सी एडिशनल स्टडीज प्रोवाइड कराता है जो समुद्री गहराई में भी दिखाई देता है। मुझे यकीन है कि इस पर अभी और स्टडी हो रही हैं, और आने वाले कुछ महीनों में हम बहुत कुछ सीखेंगे। और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा।